हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं प्रिंस द्विवेदी आज अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एम लक्ष्मीकांत का एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो पिछले एक्ट को हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा है और उस वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को। क्लियर है? तो आज हम इस वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पे सेट कर दें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूं इस एक्ट के बारे में पहले कि अभी तक आपको पता है कि पहला चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था 1793 का। मीन्स चार्टर एक्ट की जो शुरुआत हुई थी वो 1793 से हुई थी। कहने का मतलब कि जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो 1793 में आया था। तो 1793 से लेकर 1853 तक, मतलब कि 1793 से लेकर 1853 तक, कहने का मतलब कि जो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853 है ये लास्ट चार्टर एक्ट था। मतलब इसके बाद चार्टर एक्ट नहीं आए। ठीक है ना, ये लास्ट चार्टर एक्ट था। तो ये ध्यान रखना है कि 1793 से 1853 के बीच में जितने भी चार्टर एक्ट इशू हुए, जितने भी चार्टर एक्ट आए, उनमें से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इज द लास्ट वन। ये अंतिम चार्टर एक्ट है। क्लियर है? तो अब चलिए हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, उनको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है और बहुत ज़्यादा समझ में आने वाला है आपके। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला काम क्या किया गया था, पहली विशेषता या पहला फीचर क्या है इस एक्ट का। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस एक्ट का पहला फीचर क्या है कि इट्स सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अभी तक पिछले एक्ट में हमने पढ़ा कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी वो लेजिस्लेटिव काम भी करती थी और एग्जीक्यूटिव काम भी। मतलब कि लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक ही काउंसिल के द्वारा होता था, जिसको गवर्नर जनरल काउंसिल बोला जाता था। उसी के द्वारा लेजिस्लेटिव फंक्शन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों मिलके काम करते थे। बट पहला काम इस एक्ट के अंदर, किस एक्ट के अंदर, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए अलग काउंसिल बनाई गई और एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए अलग से गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई। कहने का मतलब कि लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक नई जनरल काउंसिल बना दी गई थी। ठीक है, एक 6 नए मेंबर की, 6 न्यू मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई थी, जिसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी नाम से जानते हैं। ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती थी। मिनी पार्लियामेंट की मतलब कि पार्लियामेंट जो है उसके छोटे लेवल में ये काम करती थी। ठीक है ना, तो पहला काम यही हुआ था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव के लिए, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 6 सदस्यों की, 6 मेंबर्स की एक अलग से काउंसिल बना दी गई थी, जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। दूसरी फीचर्स देख लेते हैं इसके। देखिए, पिछले एक्ट में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमने पढ़ा था कि एक अटेम्प्ट किया गया था। अगर आपको ध्यान होगा, आपने वीडियो देखी है तो आपको ध्यान होगा कि एक अटेम्प्ट किया गया था कि ओपन कंपटीशन कराया जा सके सिविल सर्वेंट्स के रिक्वायरमेंट्स के लिए, सिलेक्शन के लिए एक ओपन कंपटीशन कराया जाए। बट 1833 में वो चीज़ क्या हो गई थी, वो चीज़ फेल हो गई थी। लेकिन इस एक्ट में वही चीज़ क्या हो गई थी, पास हो गई थी। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ था कि एक ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिविल सर्वेंट, मतलब जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनके सिलेक्शन के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिए एक ओपन कंपटीशन एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर है, जिसमें से भारत के लोग भी, मतलब भारतीय भी पेपर दे सकेंगे और दे कैन ऑल्सो बी अ सिविल सर्वेंट, वो भी एक सिविल सर्वेंट बन सकेंगे। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से किया गया था, एक मैकॉले कमिटी 1854 में अपॉइंट की गई थी। एमसीक्यू में, प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा कि मैकॉले कमिटी कब स्टैब्लिश हुई थी। तो 1853 में
चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के एक साल बाद, ठीक है ना, ये ओपन कंपटीशन के लिए किया गया था। 1854 में मैकॉले कमेटी स्टैब्लिश हुई थी। इसी की मदद से ओपन कंपटीशन कराया गया था, जिसमें से भारतीयों को भी, इंडियंस को भी क्या बोला गया था कि आप भी पेपर दे सकते हो, यू कैन ऑल्सो बिकम अ सिविल सर्वेंट्स। क्लियर है? तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट बोलता है, थर्ड पॉइंट बताने से पहले आपको कुछ पिछला याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले ही हमने, मतलब पिछले जितने भी चार्टर एक्ट हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा था कि जो ब्रिटिश क्राउन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टाइम पीरियड था वो हर 20 साल के लिए बढ़ा देता था। क्लियर है? लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या हुआ देखिएगा, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल, इसने कंपनी का रूल बढ़ा दिया। पिछले एक्ट्स में, पिछले चार्टर एक्ट में क्या हुआ था कि हर 20 साल के लिए, 20 साल के लिए मतलब एक फिक्स टाइम दे देता था कि इतने साल आप और रूल करिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन करता था, एक फिक्स टाइम दे देता था। लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ गया, इस एक्ट में क्या किया गया कि पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया, इसमें सिर्फ ये बोल दिया गया कि आप अभी रूल करते रहिए इंडिया के ऊपर। तो थर्ड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश क्राउन के मतलब ट्रस्ट पर क्या करें आप, भारत के टेरिटरी पर कब्जा जमाए रहें। ये किसने बोला? ब्रिटिश क्राउन ने ऑर्डर दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ध्यान में रखने वाली ये बात है कि पिछले एक्ट में एक फिक्स्ड पीरियड दे देता था कि आप अगले 20 साल के लिए करिए या 10 साल के लिए, हालांकि हमेशा 20 साल के लिए ही बोला गया, 10 साल के लिए कभी नहीं बोला गया, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला गया कि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जब कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, इसका मतलब ये था कि ये क्लियर इंडिकेशन था, ये क्लियर इंडिकेशन क्या था कि कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, किसी भी समय कंपनी का रूल खत्म किया जा सकता है। ये एक इंडिकेशन दे रहा था, ये एक इशारा दे रहा था कि भाई पिछले एक्ट में तो हर 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था, लेकिन इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं दी गई कि आप अगले और 20 साल के लिए करिए। इसमें सिर्फ इतना बोल दिया गया कि आप अभी रूल करते रहिए। तो ये क्लियर इंडिकेशन था, ये एक साफ इशारा दे रहा था कि ब्रिटिश क्राउन किसी भी समय इंडिया के ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था उसको टर्मिनेट कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट काम किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर। इसमें देखिए पढ़ते हैं क्या किया था। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी जो हमने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था, यहाँ पे हमने फर्स्ट में बताया था कि 6 न्यू मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। वही लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ बात हो रही है कि एक लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसी काउंसिल में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लोकल रिप्रेजेंटेशन। अब लोकल रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब कि जैसे जो लोकल एरियाज थे, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उनमें से भी लोगों को उस पोस्ट पर रखा जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 6 न्यू मेंबर्स मतलब 6 नए मेंबर की एक काउंसिल बनेगी। तो क्या बोला गया इसमें कि उन 6 मेंबर में से 4 मेंबर लोकल के होने चाहिए। लोकल मतलब कि मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से बिलोंग करने चाहिए। 6 मेंबर तो होने चाहिए, लेकिन 6 में से 4 मेंबर लोकल रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, मतलब लोकल फील्ड से होने चाहिए, जैसे बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा। और जैसा मैंने आपको बता दिया हूँ कि ये जो कंपनी रूल है, एक कंपनी रूल के अंदर लास्ट एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अब इसके बाद हमारा क्या ब्रिटिश क्राउन चालू होने वाला है, और ब्रिटिश क्राउन ने मतलब ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली जितने भी एक्ट को लागू किया है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 क्लियर हो गया होगा। अब आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये बुक एम लक्ष्मीकांत खरीद लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे इस बुक को पढ़ने में। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाकर ज़रूर देखिए। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे और उसमें हम
कंपनी रूल ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1857 में इंडियन सिपॉय म्यूटिनी, जिसको हम हिंदी में सैनिक विद्रोह बोलते हैं, ठीक है ना, उसके कारण ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया को ख़त्म कर दिया था, टर्मिनेट कर दिया था और डायरेक्टली रूल करने आ गई थी। तो वही अब 1853 के बाद जितने भी एक्ट आएंगे वो ब्रिटिश क्राउन लेगा। तो अगली वीडियोज़ में हम ब्रिटिश क्राउन के द्वारा एक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।